बच्चों, आनंद कॉम्पिटिटिव क्लासेस के मैथ के सेशन में आपका स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियोस में हम लोगों ने देखा था यूनिट डिजिट के कंसेप्ट को, जिसमें हम लोगों ने इसमें तीन सेशन को देखा था। आज उसी में हम लोग लाए हैं आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हो कि प्रैक्टिस क्वेश्चन है और प्रैक्टिस क्वेश्चन में हम लोग जो देखेंगे तो थोड़ा टफेस्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। कैसे? तो नॉर्मली क्या होता है कि मेरे पढ़ाने का तरीका यही है कि शुरुआत में टाइप में एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और बढ़ते बढ़ते लेवल, आपने देखा होगा कि लास्ट टाइप आपका ई और एफ जाते जाते थोड़ा सा कठिन हो गया था, लेकिन जब प्रैक्टिस सेशन में मैं आऊँगा तो थोड़ा सा और कठिन सवालों को लाऊंगा, जो कि आपके लिए यहाँ इस प्रकार से है। आप देखें, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में, मतलब यहाँ जो चारों ऑप्शन है, तो निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण वर्ग का मतलब क्या? स्क्वायर। ठीक है, कौन सा पूर्ण वर्ग का इकाई अंक मतलब यूनिट डिजिट जो है नहीं हो सकता है। तो आप लोग सोचो कि जब कभी भी हम लोग संख्या के बारे में सोचते हैं तो दुनिया में जितनी भी संख्या बनी हुई है उसके यूनिट डिजिट में इकाई अंक में 0 पॉसिबल है, 1, 2, 3, 4 और 5। उसके अलावा क्या क्या पॉसिबल है? तो 6, 7, 8 और 9। इसके बाद आप देखो आगे बढ़ोगे तो 10 का फिर वही 0 आएगा ना। ठीक है, 11 का फिर कहाँ से शुरू होगा? यहाँ से। 12 का 2, 13 का 3, उसी प्रकार 21 का यहीं से, 22 का यहीं से। मतलब आप समझ सकते हो इस बातों को कि जब कभी भी हम लोग इकाई अंक निकालते हैं, ठीक है, तो नॉर्मली दुनिया में कितना भी बड़ा नंबर लेंगे उनके इकाई अंक में यूनिट डिजिट में केवल इतना ही अंक पॉसिबल है। तो जैसे ही आप इसका क्या करते हो, वर्ग करोगे, तो आप सोचो कि 0 का स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट इकाई अंक में क्या आएगा? 0। 1 का स्क्वायर यहाँ 1 है, ठीक है, आप ध्यान रखना यहाँ 1 है, तो 1 का स्क्वायर करने पर 1 आएगा। 2 का स्क्वायर करने पर 4 आएगा। 3 का स्क्वायर करने पर 9। उसी प्रकार 4 का जब आप स्क्वायर करोगे तो 16 का कितना आएगा? 6। और 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 का 5 आएगा। उसी प्रकार जब आप 6 का स्क्वायर करते हो तो 6, 7 का करते हो तो 9, 8 का करते हो तो 4 और आप 9 का करोगे 1। तो आप देखो यहाँ क्या देख रहे हो, आप एक बेसिक सा चीज़ आप देखोगे कि जब कभी भी हम लोग स्क्वायर करते हैं तो पॉसिबल, ठीक है ना, पॉसिबल यूनिट डिजिट क्या है? तो पॉसिबल यूनिट डिजिट क्या है स्क्वायर करने पर? कौन कौन है? तो आपका 0 पॉसिबल है, फिर क्या पॉसिबल है? 1 पॉसिबल है, कहीं पे 2 था तो नहीं, 3 था तो नहीं, उसके बाद 4 है, 5 है, 6 है। आप देखो कहीं पे आपका इकाई अंक में 7 और 8 भी नहीं है, तो फिर क्या होगा? 9। यानी पॉसिबल कौन कौन हो सकता है? 0, 1, 4 और 5, 6 और 9। तो कौन कौन सा पॉसिबल नहीं है? तो आप बोल सकते हो कि सर जब कभी भी हम किसी संख्या का, है ना, किसी भी संख्या का वर्ग करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो उसके लास्ट में कभी भी 2, 3, 7 और 8 ये कभी भी पॉसिबल क्या है? ये कभी भी पॉसिबल जो है नहीं है। तो आप नॉर्मली आपसे इस तरह का भी प्रश्न पूछता है कभी कभी कि ध्यान रखना कि 4 ऑप्शन दे देगा, ठीक ना, इस तरह से 4 ऑप्शन दे देगा, A, B, C और क्या D। आपसे पूछ लेगा यहाँ पर कोई मान लो संख्या रहेगा इस तरीके से, ठीक है, इस तरह से कोई संख्या रहेगा बहुत सारे डिजिट का, कह देगा निम्नलिखित में कौन सा कभी भी किसी का स्क्वायर नहीं हो सकता है। तो नॉर्मली होने का तो देखो आपका, अगर कोई संख्या के लास्ट में सपोज करो यहाँ 5 है, जैसे कि 15 एक संख्या, तो वो किसी का वर्ग नहीं होता है। लेकिन चूंकि वो जानता है कि बच्चे अगर निकालने लगेंगे तो बहुत वक्त लगेगा, इसीलिए बाकी सब अंकों को छोड़कर आप पहले इसका इकाई अंक देखना, इसका इकाई अंक देखना, इसका इकाई अंक देखना, इसका इकाई अंक देखना। अगर कहीं भी इसमें जहां मैंने गोल किया, अगर उसमें कहीं भी 2, 3, 7 और 8 दिख जाए, अगर ये दिख जाए तो इसका मतलब वो तो कभी भी किसी का स्क्वायर हो ही नहीं सकता है। तो प्रश्न पूछने वाला जो होता है बिल्कुल कंसेप्ट से ही पूछता है। तो आपका उसी प्रकार आप देख सकते हो, कह रहा है कि कौन सा पूर्ण वर्ग का इकाई अंक नहीं हो सकता है। तो आप देखो यहाँ ऑप्शन में 4 पॉसिबल है, 9 पॉसिबल है और आपका 6 पॉसिबल है। तो कौन कभी नहीं हो सकता है? तो आप खुद यहाँ पढ़े कि सर अगर किसी के लास्ट में 8 आएगा तो वो कभी भी पॉसिबल नहीं है।
तो शायद अब आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। ओके, तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। और इसी तरह का देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग मज़ेदार बहुत सारा क्वेश्चन आपके बीच आज होगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, प्रथम 111 पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो आप बोल सकते हो होल नंबर, है ना। ठीक है, तो प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं का योग का इकाई अंक क्या होगा। तो सबसे पहले तो आपको यह जानना होगा कि प्रथम, ठीक है, n पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर, ठीक है, का योग, इसका योग का फॉर्मूला क्या होता है। तो देखो इसका योग का फॉर्मूला क्या होता है, इसका जनरली योग का फॉर्मूला अभी तत्काल बहुत सारे बच्चे आप नहीं जानते हो और मैं कहता हूं तो होता भी नहीं है। हम लोग पूर्ण के जगह, देखो पूर्ण की शुरुआत कहां से होती है, जीरो से, प्रथम है तो जीरो से ही होगा, लेकिन प्राकृत नेचुरल, ये देखो होल नंबर है, ये होल नंबर है। और अगर मैं आपसे चर्चा करूं नेचुरल नंबर के बारे में, तो नेचुरल का शुरुआत कहां से होगा, 1 2 3 4 इस तरह से होगा ना, और इसमें आपका यहां पर इस तरीके से जाएगा। तो आप सोचो कि जब कभी भी होल नंबर का अगर चर्चा करें तो उसमें एक्स्ट्रा क्या होगा, जीरो ही आ जाएगा ना। तो आप सोचो कि किसी संख्या में जीरो को अगर ऐड करोगे तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं फर्क पड़ेगा। इसका मतलब कि यहां पर जैसे कि ये क्वेश्चन बना कि प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं का योग, ठीक ना। आप इस क्वेश्चन को ऐसे सोच लो कि प्रथम 111 पूर्ण के जगह पर अगर हम लोग प्रथम, देखो प्रथम 111 का मतलब कहाँ, जीरो से शुरू होगा, 1 2 3 और करते करते कहाँ तक चला जाएगा, 110 तक ही जाएगा ना, है ना। क्योंकि नॉर्मली अगर प्राकृत कहता, इस क्वेश्चन ऐसे कहता यहाँ पर कि प्रथम 110 प्राकृत संख्या का योग, ठीक है, प्राकृत संख्या का योग। तो क्या दोनों के एडिशन में, योग में कोई अंतर होता, तो नहीं, सेम क्वेश्चन होता, सेम क्वेश्चन होता। क्या क्या, तो अगर हम लोग इसके जगह पर ये लेते प्रथम कितना 111 पूर्ण संख्या, तो देखो वैल्यू में अंतर इसलिए नहीं होता क्योंकि आप छोटा सा एक चीज समझो कि अगर हम प्रथम 5 संख्या लेते हैं होल नंबर, होल नंबर में लिए 0 1 2 3 4, ये 5 हो गया, और नेचुरल नंबर में 4 लेते हैं उससे एक कम, तो 1 2 3 और 4, तो क्या इन दोनों के एडिशन में कोई फर्क होगा, तो नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जीरो को जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं होगा। तो हम लोग उसी प्रकार से यहां पर क्वेश्चन में सोच लेंगे कि मेरा क्वेश्चन जो है 111 पूर्ण संख्या के जगह पर क्या ले लेंगे, प्रथम 110 प्राकृत संख्या। क्यों ऐसा करेंगे, तो ऐसा आप इसलिए करोगे क्योंकि इसका एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है, तो हम लोग जानते हैं कि नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या का मतलब क्या, नेचुरल नंबर, ठीक है ना। तो आप इसका जानते हो कि फॉर्मूला क्या होता है, तो n इंटू n प्लस 1 बाई कितना 2, आपका ये फॉर्मूला था। और जहां n का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो n बराबर हो जाएगा आपका ये कितना 110, तो पुट कर दोगे 110 गुने 111 और बटे कितना 2। जैसे ही आप इसको 2 से काटोगे तो 55 टाइम्स ये कट जाएगा। और आप पिछले क्लासेस में पढ़े हो कि जब कभी भी 5 को हम लोग किससे, विषम संख्या यानी ऑड नंबर से गुना करते हैं, तो उसके लास्ट में क्या होता है, आपका इकाई अंक 5 बनता है। आप 5 को 1 से गुना कर लो 5, 3 से गुना कर लो 5, आप 5 से गुना कर लो, लास्ट में इकाई अंक 5 ही होगा। उसी प्रकार 111 से भी गुना करोगे तो इकाई अंक कितना होगा, 5 होगा। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर कितना होना है, तो आप बोल सकते हो कि इसका आंसर कितना होगा सर, तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि 5। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न अच्छा लगा होगा, है ना। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। और देखो सबसे पहले जो बच्चे समझते हो वो क्या करना, पहले प्रश्न देखना, फिर पॉज बटन दबा के आप खुद से प्रैक्टिस करना कि हमसे बन पाता है कि नहीं। उसके बाद फिर मेरे सॉल्यूशन को आप देख लेना, ठीक है। अब देखो ये बहुत ही एकदम झकास, जिसको बोलते हैं हम लोग, उस टाइप का ये प्रश्न है, झकास। क्या करा, अभी तक हम लोग इकाई अंक निकाल रहे थे, लेकिन यहां क्या है, सबसे दायां गैर शून्य अंक। अब ये कह क्या रहा है, तो इसके बारे में सोचना पड़ेगा। सबसे दायां गैर शून्य अंक का मतलब क्या, पहले ये सोचो कि जीरो का फॉर्मेशन होता कैसे है। तो जीरो के फॉर्मेशन के लिए मैंने पिछली क्लास में आपको बताया है कि जितनी बार 5 को जितनी बार 2 से गुना करोगे तो देखो यहां पर लास्ट में उतना ही जीरो होगा।
तो यहां पर अगर हम आपसे पूछते कि सबसे दायां गैर शून्य अंक क्या होता, तो 0 के बाद वाला अंक बताते, यानी कितना 1, है ना। तो 0 का फॉर्मेशन भी याद रखना है आपको कि 0 का फॉर्मेशन होने के लिए 5 और 2 को मल्टीपल के रूप में आप गुना करो और दोनों के मल्टीपल का जितना पेयर होगा, जोड़ा होगा, उतना ही 0। जैसे कि अगर 2 टाइम्स, अगर 2 बार 5 को 2 बार 2 से गुना करते हैं तो 5 गुने 5 25, 25 को 2 से करोगे 50, 50 और 50 को 2 से गुना करोगे तो 100। तो 100 यहाँ पर देखो गैर शून्य अंक क्या होगा, तो गैर शून्य अंक यहाँ पर क्या होगा 1 हो जाएगा। तो उसी प्रकार आपका क्वेश्चन में कह रहा है कि इसका सबसे दायां गैर शून्य अंक क्या होगा। तो सबसे पहले आप ये डिसाइड कर लो ना कि इस क्वेश्चन में 0 कितना निकलेगा। अगर 0 को हम जैसे ही अलग साइड कर लेंगे तो उसके बाद जो अंक बचेगा वो मेरा क्या होगा, गैर शून्य अंक। तो कैसे करेंगे, तो समझने का कोशिश हम लोग करते हैं। देखो यहाँ आपका क्वेश्चन था और क्वेश्चन में क्या है कि 30 के पावर में 2928 है। आपको इकाई अंक निकालने के बारे में हम लोग भी सोचेंगे और उसके पहले इसको तोड़ेंगे। तो आप लोग क्या 30 को लिख सकते हो कि 3 × 10 और दोनों के पावर में 2928, ऐसा कर सकते हैं ना हम लोग। तो बोलोगे हाँ सर बिल्कुल कर सकते हैं। तो देखो अब आपने पढ़ा है कि यदि a × b और दोनों के पावर में क्या हो c हो, तो इसको जब हल करते हैं तो a के पावर भी c हो जाता है और b के पावर भी c हो जाता है, ये आप लोग जानते हो, है ना। तो हम लोग वही कंसेप्ट यहाँ पर बोलेंगे कि सर यहाँ 3 के पावर में भी कितना होगा, तो 2928 और इंटू 10 के पावर में भी कितना होगा 2928। तो यहां से तो देखो 0 निकलेगा, जिससे हमको मतलब नहीं है, क्योंकि कह क्या रहा है सबसे दायां। हम लोग जब राइट और लेफ्ट हम लोग समझते हैं ना, तो कोई भी नंबर लिखते हैं, मान लो यहाँ एक नंबर लिखे इस तरीके से, तो यहाँ ये क्या हुआ दायां, मतलब ये राइट साइड से पूछ रहा है। तो जब गुना करेंगे तो पहले तो लास्ट में 0 ही जाएगा। तो इससे हमको मतलब है इस टर्म से, तो बोलोगे कि नहीं सर इससे हमको मतलब नहीं है, क्योंकि हमसे वो पूछ नहीं रहा है, मतलब किससे, इससे। तो हम लोग इसके बारे में सोचेंगे। कैसे सोचेंगे, तो आप हल कर लो इसको। आप बता सकते हो कि सर यहाँ पर जैसे ही मैं हल करूँगा ना, तो यहाँ पर इसमें क्या करूँगा 4 से भागा दूंगा। और देखो पावर को जैसे ही 4 से भागा देते हो और पूरी कट जाता है, तो हम लोग बेस में जो भी अंक होता है उसके पावर में कितना लिखते हैं 4। यहाँ 28 4 से क्या होगा कट जाएगा, तो पावर में लिखेंगे 4। और जैसे ही 3⁴ होगा तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा, मेरा आंसर 1 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर 1 इज द राइट आंसर होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न बहुत अच्छा लगा होगा। इसमें हमने कुछ नहीं किया, 0 वाले टर्म को अलग कर दिया, तो 10 के पावर में इतना हो गया। इससे हमको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि लास्ट में इतना 0 होगा ही। हमसे पूछ रहा है 0 के अलावा उसके बाद वाला, तो उसके बाद में क्या बचेगा 3 के पावर में इतना। तो इसको सबसे पहले हल कर लिए, तो यहाँ से क्या निकला 1। और पता है कि इसके बाद टोटल इतना 0 आएगा, उससे हमको मतलब नहीं है। ओके, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन है इस बार उसी प्रकार का, बहुत ही अच्छा, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। इस बार क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि इसके 1000वें स्थान का अंक। अभी तक बोलोगे कि सर आपने तो इकाई स्थान ही पढ़ाया, यूनिट डिजिट ही पढ़ाया, तो 1000वें स्थान का मैं अंक कैसे निकालूं। तो थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। आप देखो यहाँ पर क्या बेस में कितना है 5 है, और यहाँ पर बेस में कितना है 2 है। अभी आपने पढ़ा कि सर 5 को 2 बार, इन दोनों का जितना पेयर होता है, यहाँ कितना पेयर है 1 पेयर, तो लास्ट में गुना करने पर भी 1 ही 0 बनेगा। तो उसी प्रकार आप देखो इस प्रश्न को आप क्या हम लोग लिख सकते हैं कि 5 के पावर में 3 और इसको तोड़ो, इसको आप तोड़ोगे तो 2 के पावर में 3 इंटू 2 के पावर में 998 होगा। यहाँ 2 के पावर में 3 होगा, है ना, 2 के पावर में कितना 3। हाँ, और क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि देखो आप पढ़े हो, आप जानते हो कि सर अगर बेस समान हो और बीच में गुना का चिन्ह हो और इसके पावर में अगर 5 हो और इसके पावर में 2 हो, तो 2 दी पावर कितना 7 हो जाता है। क्यों, क्योंकि जब बेस समान हो और बीच में गुना का चिन्ह हो तो पावर क्या होता है जुट जाता है। ये सब आप लोग बेसिक बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो, इसमें कोई विशेष दिक्कत नहीं है हमको। तो हमने वही काम किया, इसको अलग अलग कर लिया। अलग अलग क्यों किया, क्योंकि देखो जैसे ही हमने इसको अलग कर लिया तो क्या आप कह सकते हो कि यहाँ पर सर 5 और 2 का कितना पेयर है, तो
तो आप बोल सकते हो कितना पेयर, 3 पेयर। और देखो जैसे ही अगर 25 में आप 100 से गुना करोगे तो गुना करके आप सोचो लास्ट में उतना ही जीरो आएगा ना, पहले क्या आता है, जीरो आता है गुना करने पर। ऐसा थोड़ी होता है कि गुना करते हैं तो पहले डबल जीरो आ जाता है, आप कहीं देखिए और उसके बाद 25 आता है, तो नहीं। तो उसी प्रकार इसको करेंगे तो आपका ये कैसे टर्म बनेगा, तो आपका बनेगा 2 के पावर में 998 आगे आ जाएगा और लास्ट में क्या आएगा, जीरो। कितना जीरो आ जाएगा, तो आप बोल सकते हो कि लास्ट में 3 जीरो आ जाएगा, यही होगा ना। तो हमको देखो गिनती जब गिनते हैं तो ऐसा ही नहीं बोलते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, मतलब यूनिट डिजिट 10th प्लेस पे और 100 प्लेस पे। हमसे किसका पूछ रहा है, 1000वें स्थान पर 1000 प्लेस का पूछ रहा है। तो इन तीनों से मतलब है, तो बिल्कुल नहीं मतलब है इससे। अब बताओ क्या यहां से आप इकाई अंक नहीं निकाल सकते हो, तो बोलिएगा हाँ सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे, तो इस पावर को हम कितना से 4 से भागा देंगे। जैसे ही हम 4 से भागा देंगे तो आपका क्या बचेगा, 2 दी पावर कितना बचेगा, 2, क्योंकि आप जानते हो कि 96 मेरा कट जाएगा और बचेगा कितना, 2 रिमाइंडर, और जो रिमाइंडर बचता है वही मेरा पावर बन जाता है। यानी लास्ट में 3 जीरो के अलावा उसके बाद जो चौथी संख्या होगी, देखो इसके पहले बहुत सारी संख्या होगी, हमको उससे मतलब नहीं है, लेकिन लास्ट में 3 जीरो के अलावा जो संख्या होगी वो कितनी होगी, वो मेरा 4 होगा। और इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, 4 इज द राइट आंसर। तो आप लोग बनाने टाइम देखो ये चीज़ अगर समझ जाओगे ना धीरे धीरे कि हाँ सर 3 जीरो होगा और उस जीरो से हमको मतलब नहीं है। क्यों नहीं मतलब है, हमको इसलिए नहीं मतलब है क्योंकि सर हमसे 3 अंक के बाद वाला पूछ रहा है, यानी सीधे हम देख रहे हैं कि यहाँ से 3 जीरो आएगा, उससे मतलब नहीं है। तो बच्चा 2 के पावर में इतना, इसको लिख लेंगे। अब पावर को 4 से भागा देंगे, बचेगा 2 का स्क्वायर। तो इसका मतलब इकाई अंक यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, जीरो के बाद वाला का यूनिट डिजिट ये होगा। लेकिन रियलिटी में ये किस प्लेस पर है, तो ये आपका 1000 प्लेस पे है। तो इसका मतलब मेरा आंसर कितना होगा, 4 इज द राइट आंसर। तो आपको भी ये प्रश्न बहुत ही अच्छा लगा होगा और इसी तरह का सारा प्रश्न है, हम लोग एक एक करके इसको देखेंगे। तो आपके पास एक न्यू क्वेश्चन है, आप इसको देखो और बनाओ। यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक नंबर है 333, उसके पावर में n है, यहाँ n जो है वो पावर में है और उसका इकाई अंक 7 है। मतलब क्वेश्चन कह क्या रहा है, समझो कि 3 के पावर में, इसको जस्ट पेन में चेंज कर लेता हूँ। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि 3333 और इसके पावर में n को जब हल करते हैं, हल करेंगे तो नो डाउट इतना तो पता है ना कि बहुत सारा संख्या का एक नंबर बनेगा, बहुत सारे अंकों का, डिजिट का एक नंबर बनेगा। लेकिन उसमें जो है सबसे लास्ट में क्या आएगा, 7 आएगा। बाकी इसके पहले कितना डिजिट होगा वो नहीं पता है। तो आप बताओ कि यहाँ पर जब इसका हल करने पर लास्ट में इकाई अंक अगर 7 आता है तो इसको हल करने पर, यानी n का जब अगर आप मान निकाल लोगे तो इसको यहाँ पर जैसे ही पुट करोगे तो उसका इकाई अंक क्या होगा। अब आप सोचोगे कि बाप रे ये तो बहुत मुश्किल है, कैसे करूं मैं। तो छोटा सा ही तो कंसेप्ट है, आप अपने कंसेप्ट के बारे में सोचो। देखो इसीलिए मैं शुरू में बहुत सारे बेसिक कंसेप्ट को बताया था, लेकिन कुछ बच्चे ध्यान नहीं देते। आप कैसे सोचोगे, यहाँ पर आप साइड में सोचो कि जब मैं 3 के पावर में 1 करता हूँ तो कितना होता है, 3। और देखो नॉर्मली चाहे पावर में कितनी भी बड़ी संख्या हो, हम लोग किससे भागा देते हैं, तो 4 से भागा देते हैं। जब कभी 4 से भागा देंगे तो कभी रिमाइंडर 1 बचेगा, जब कभी भी रिमाइंडर 1 बचेगा तो इकाई अंक कितना आएगा, 3। लेकिन यहाँ पर कितना है, मतलब निश्चित तौर पर n का वैल्यू 1 तो नहीं होगा। उसी प्रकार जब 3 का हम लोग स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट कितना होगा, 9। आना कितना चाहिए था, 7, यानी ये वाला भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन 3 का आप क्यूब करो तो देखो कितना यूनिट डिजिट आएगा, 7। मतलब आपको समझ में आ रहा है कि ये जो n का वैल्यू होगा वो या तो पावर में 3 रख दे तब काम बन जाएगा, नहीं तो फिर 4 के बाद +3 है ना, इसी टर्म में आएगा ना, 4 प्लस कितना, 3 है ना। तो इस टर्म में या तो 3 रख दे, ये पॉसिबल है, नहीं तो 4, नहीं तो फिर आप कितना बोलोगे 8 + 3, फिर 12 + 3 इसी टर्म में। तो सबसे पहले हमको समझ में आ गया कि 3 रखने पर भी इकाई अंक 7 हो जाता है, अगर पॉसिबल है ना। ये वाला मेरा क्या होगा, पॉसिबल हो जाएगा, है ना। कितना वाला, 3 वाला। तो हम लोग कह सकते हैं कि इसका मतलब n का वैल्यू कितना, 3। और n का वैल्यू जैसे ही 3 हो जाएगा, आप यहाँ पुट कर लो। अब इस क्वेश्चन में क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन तो यही कह रहा है ना,
7 7 7 और 7, इसके पावर में कितना n, और n का मान कितना 3 रखेंगे। तो अब आप जानते हो ना कि जब भी ऐसा संख्या और इकाई अंक निकालना तो हमको मतलब किससे होता है, अंतिम अंक से। यानी हम लोग हल करेंगे कितना 7 का क्यूब, और 7 के क्यूब को जैसे ही हल करेंगे तो 7 × 7 × 7 आप हल करोगे और बताओ कि गुना करके कितना होगा, तो बोलोगे इसका यूनिट डिजिट ना सर 3 होगा। तो हम कह सकते हैं कि 3 इज द राइट आंसर। तो देखो कितना अच्छा सवाल था, बस थोड़ा सा बेसिक सा कंसेप्ट था, आप उसको लगाइएगा तो ये प्रश्न आपसे बनने लगेगा। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, देखिए एक नंबर है ये इस तरीके से और इसको गुना करके, यहां देखो ध्यान दो आप, लास्ट में क्या है n है, ठीक है। इसको आप जैसे ही गुना करते हो तो गुना करके इकाई अंक क्या होता है n+2 होता है, ठीक है। तो n के स्थान पर क्या होगा, आप सोचो कि n के स्थान पर क्या होगा। तो नॉर्मली पहले प्रश्न को सोचो कि यहाँ पर प्रश्न क्या है, इन दोनों को गुना करेंगे तो कितना आएगा, 6 को 3 से गुना करोगे तो 8, और यहाँ पर इकाई अंक कितना n, तो 8 को n से गुना करने पर मेरा कितना आता है n+2 आता है, ठीक है। यही आता है ना, क्योंकि आप देख रहे हो इन दोनों को गुना करने पर मेरा 6 को जब 3 से गुना करेंगे तो 18 का 8 आएगा, और उसको किससे गुना करना है n से, यानी 8 को n से गुना करने पर इतना आता है, और पूछ रहा है n का वैल्यू। तो आप एक तो तरीका है कि आप ऑप्शन से कर लो, अगर पहला ऑप्शन रख देते ऑप्शन 1 रख देते तो आप क्या ऐसा हम लोग ऑप्शन रख दे कि जिसमें LHS और RHS का इकाई अंक यूनिट डिजिट क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो अगर n का वैल्यू आप 1 लेते, अगर हम लोग n बराबर कितना 1 लेते, अगर इसको लेते तो आप बताओ कितना होता, 8 × 1, क्या यहाँ n का वैल्यू 1+2 होगा, दोनों इक्वल। तो आप खुद बोल सकते हो कि सर यहाँ तो 8 हो गया लेकिन यहाँ पर 3, तो दोनों इक्वल नहीं हुआ, इसका मतलब ये वाला क्या होगा, पॉसिबल नहीं है। उसी प्रकार अब आप दूसरा अंक सोचो, कितना आप सोचो 8 को सोचो, तो 8 × 8, 8 × 8 आप सोचो। देखो ये सब लिखने का जरूरत नहीं है, सोच भी सकते हो कि जैसे ही आप इसको लोगे तो 8 × 8 कितना होगा 4, लेकिन यहाँ पर 8 में 2 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा आपका 0। तो क्या ये दोनों इक्वल होगा, तो कहोगे नहीं सर नहीं होगा। उसी प्रकार तीसरा हम लोग ले लेते, तो आप सोचो 8 × 3 कितना 24, 24 का कितना हो जाएगा, तीसरा वैल्यू ले लिए, थर्ड वैल्यू, n बराबर कितना 3। तो आप बोलोगे कि सर 8 × 3 कितना हो जाएगा 24, 24 का 4, लेकिन यहाँ 3 को 2 से जोड़ोगे तो कितना होगा 5, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, दोनों इक्वल नहीं है। तो चौथा जैसे ही 6 लेते हैं तो आप जैसे ही फोर्थ वैल्यू कितना है n बराबर 6 लेते हो तो 8 × 48 का कितना होता है 8, और आप इसमें जैसे ही जोड़ोगे तो क्या होगा 8, यानी यहाँ पर दोनों क्या होता है इक्वल। इसका मतलब ये मेरा क्या होगा, बाकी सब तो गलत होगा, और यहाँ पर 6 इज द राइट आंसर होगा। तो आप इजीली ऐसे प्रश्नों में थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओगे तो बहुत आसानी से आप इसको बना सकते हो। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा, आप इसको इजीली कर सकते हो, है ना। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए ये तो बहुत बेसिक है, आप इजीली कर सकते थे। कैसे कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पर देखिए a दी पावर b है, आपका क्वेश्चन क्या है 137, इसके पावर में 13, और फिर उसके पावर में कितना आपका ये, आपको इसका इकाई अंक निकालना। आप कैसे निकाल सकते हो, थोड़ा सा सोचो, दिमाग लगाओ। मैं आपको थोड़ा सा वक्त देता हूँ 2 सेकंड के लिए, आप सोचो इसको। तो कैसे करोगे सोचो। तो नॉर्मली कुछ बच्चे आप मुझसे बोलोगे कि सर यहाँ पर हम तो एक रूल जानते हैं कि जब a के पावर में b हो और उसके पावर में c हो तो यहाँ a के पावर में b × c हो जाता है ना, यानी गुना करके भी हल कर सकते हैं। मतलब कि क्या, मतलब कि यहाँ पर हम इसको प्रश्न को ऐसे बोल सकते थे कि इसका बेस, देखो इसमें तो हमको बेस से ही ना मतलब है, तो बेस के पावर में यहाँ पर कितना होगा 13 × 47। अब देखो नॉर्मली अगर आप ऐसा समझो कि अगर 4 के पावर में कहीं 6 लिखा हुआ है और कहीं 4 के पावर में लिखा हुआ कितना, सपोज करो 6 को थोड़ा सा बड़ा मैं कर देता हूँ, ऐसे आप समझना कि कहीं पर 4 के पावर में आपका यहाँ लिखा हुआ कितना 28, और कहीं पे लिखा हुआ है कि 4 के पावर में आप ऐसे समझो कि 7 × 4 ऐसे लिखा हुआ है। तो आप इसको भी हल कर सकते हो ना कि सर इसको 4 से भागा देंगे तो कितना 3 हुआ, और इसको 4 से देंगे तो पूरा पूरी कट जाएगा। तो आप अलग अलग भी हल कर सकते थे, ठीक है।
जैसे कि कैसे आप कर सकते हो, आप ऐसा सोच सकते हो कि इसको अगर हम 4 से भागा देंगे तो बचेगा कितना 7 दी पावर 1, यही बचेगा ना। और उसी प्रकार इसको जब देंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, आप सोच सकते हो कि कितना होगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन इतना बड़ा कैलकुलेशन हम बिल्कुल करने का प्रयास नहीं करेंगे। हम इन दोनों को गुना करके भी लिख सकते थे, उसके बाद हल कर लेते। तो आप नॉर्मली आप क्या सोचना कि सबसे पहले देखो यहाँ जब भी a के पावर b, b के पावर c, c के पावर d ऐसा बहुत सारा हो तो सबसे पहले सबसे अंतिम वाला सोचना। आप सोचना कि 7 के पावर में 3 है, तो 7 के पावर में यहाँ पर 3 था, कितना था, नहीं 13 था, सॉरी कितना था 13 था, यहाँ 13 है। तो 7 के पावर में अगर 13 है तो सबसे पहले इस 13 को जब हम 4 से भागा देंगे तो बचेगा कितना 7 के पावर में 1, और उसके पावर में कितना है 47। तो इसको आप जब हल करोगे तो बेस में कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे कि सर इसको हल करेंगे तो निश्चित तौर पर बेस में जो है वो 7 आ जाएगा। और इसको जब हम 4 से भागा देंगे तो बचेगा कितना 3। तो अब आप इजीली हल कर सकते हो 7 इंटू, आप इसको हल कर सकते हो 7 इंटू 7 इंटू 7, आप हल कर लो, हल करके आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो कभी भी डरना नहीं है, हम लोग बेस से ही स्टार्ट करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। और बेस्ट तरीका था, जिसको नहीं समझ में आ रहा है तो 13 इंटू 47, आप इन दोनों को गुना कर लेना, जो गुना करके जो भी वैल्यू आएगा वो इसके पावर में रख के आप हल कर सकते हो। वो लॉन्ग प्रोसेस तो है ही है, लेकिन उसमें ज़्यादा वक्त लगेगा। आप ऐसे ही नीचे से शुरुआत करना, 13 को हमने 4 से भागा दिया, बचा 1, तो 7 का पावर में 1 हो गया, और फिर उसके बाद मतलब कितना 7 हो गया। और जब 47 को देंगे 4 से भागा तो 3 बचेगा। अब इसको हल कर लेंगे, यानी मेरा राइट आंसर कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। 3 इज द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये तो बहुत आसान है, बस देखने में, परीक्षा में एग्जामिनेशन में ना इसी तरह का प्रश्न पूछता है जो देखने में बड़ा बड़ा रहेगा, डरावना टाइप का लगेगा, लेकिन आपको डरना नहीं है। आप बेसिक रूल अप्लाई करोगे कि पावर को ऑलवेज 4 से भागा देना है, कभी रिमाइंडर 1 बचेगा, कभी रिमाइंडर 2 बचेगा, कभी 3 बचेगा, और जब पूरी कट जाए तो जो भी इकाई अंक है उसके पावर में अगर पूरी कट जाता है पावर तो 4 लिखना है ना। साथ में हमको याद रखना है कि कुछ ऐसा अंक होता है जिसका सेम होता है, पावर में कुछ भी रहे सेम। जैसे यहाँ पर देखो ये प्रश्न है 5 के पावर में कुछ भी हो तो हम हल ही नहीं करेंगे, सीधे लिखेंगे इसका इकाई अंक कितना 5, प्लस है तो प्लस को लिख देंगे। अब देखो यहाँ पर हमको 69 को 4 से भागा देना है, तो पता है 68 कट जाएगा, यानी 3 के पावर में 1 हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ बीच में गुना है तो गुना। अब देखो यहाँ 9 है तो 9 को हमने लिख दिया। 56 को हम लोग 4 से भागा देंगे तो पता है पूरी कट जाएगा, इसलिए उसके स्थान पर 4 आ जाएगा। अब देखो यहाँ 4 है तो 4 लिख दो आप, और आप 11 को जब 4 से भागा दोगे तो 8 कट जाएगा, बचेगा कितना 3, तो ये आ गया, ठीक है। चलो ये दोनों एक साथ था इसलिए एक साथ कर लेते हैं। उसके बाद 7, जब 35 को आप 4 से भागा दोगे तो 32 कट जाएगा, बचेगा कितना 3। अब देखो प्रश्न आसान हो गया और आप बड़ा इजीली इसको हल कर सकते थे कि इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना होगा, चूंकि ब्रैकेट के अंदर था इसलिए जुड़ जाता, तो कितना हो गया 8 हो गया। आप ऐसे लिख सकते हो इजीली कि कितना हो गया यहाँ पर 8 हो गया। फिर यहाँ पर आप ऐसे सोचो कि 9 के पावर में 4 है, 9 के पावर में 4 है, यानी कितना बचेगा 1 बचेगा ना। 9 के पावर 4 में कितना 1 बचेगा कि क्या बचेगा, तो आपको याद होना चाहिए कि जब 1, 3, 7 और 9 और इसके पावर में 4 हो तो ऑलवेज 1 बचता है। 4 का क्यूब है, आप सोचो 4 का क्यूब कितना होगा, 4 गुने 4 16 का 6, और 6 को 4 से गुना करोगे तो 24 का कितना 4, ठीक है। और यहाँ पर क्या है 7 का क्यूब, तो 7 का क्यूब कितना होगा 3। अब मेन प्रॉब्लम है 1 में से 4 नहीं घटेगा, तो देखो हम लोग केवल इसको हल करते हैं और केवल इकाई अंक को, यूनिट डिजिट को लिखते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी है कि 10th प्लेस पे 100 प्लेस पे अंक नहीं है, अंक तो है ही है ना, लेकिन ज़रूरत नहीं पड़ता है तो हम लोग क्या करते हैं लिखते नहीं हैं। लेकिन यहाँ पर देखो ज़रूरत पड़ रहा है, क्यों, क्योंकि आप जानते हो कि 2 में अगर 5 को घटाएंगे तो कहीं आपने आज तक अपने लाइफ में इकाई अंक में यूनिट डिजिट में -3 देखा है, कभी ऐसा देखा है कि एक संख्या इस तरीके से है, इस तरीके से 2
इस तरीके से 2 3 1 और -3, ऐसा कभी देखे हो तो नहीं। क्यों? तो हम लोग जानते हैं कि जब नहीं घटता है तो क्या करते हैं, बगल वाले से उधार लेते हैं। आप यही ना करते हो कि अगर 2 5 6 में से 19 घटाना हो और 6 में से 9 नहीं घटेगा तो टोटल हम लोग इससे एक उधार लेते हैं और 16 में से 16 में से 9 घटाते हैं तो कितना लिखते हैं, 7 लिखते हैं। तो वही काम यहाँ करेंगे, अपने मन से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अपने मन से कितना ऐड कर लेंगे, 1, यानी 11 में घटाएंगे। अब यहाँ प्रश्न बनेगा 8 इंटू 11 में कितना गया, तो 11 में 4 गया तो कितना बचा, 7 बचा, और इंटू में 3, तो 8 को 7 से गुना करोगे तो 8 7 56, 56 का 6 और 6 को 3 से गुना करोगे तो 18 का कितना, 8, यानी यहाँ पर क्या होगा, 8 इज द राइट आंसर होगा। तो देखो ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन था जिसमें आपको क्या है यहाँ पर, और पढ़ भी चुके आप, ये वाला टाइप सी में पढ़ चुके हो कि जब नहीं घटता है तो हम लोग बगल से उधार लेते हैं। जैसे कि हम लोग के घर में मान लो किसी चीज़ की कमी हो जाएगी, अचानक से नमक घट गया तो किसके पास जाएंगे, पड़ोसी के पास ही ना जाएंगे। तो वही काम आपको यहाँ भी अप्लाई करना है कि अगर नहीं होगा तो 10th वाले डिजिट से उधार मांग लेंगे। बगल वाला होता ही है हेल्प करने के लिए, ये बेसिक रूल है। अब हेल्प नहीं करे वो अलग बात है, लेकिन रूल तो यही है भाई। चलिए हम लोग के पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। देखो बहुत आसान है, परीक्षा में इसी तरह का प्रश्न पूछेगा। आप नॉर्मली x का वैल्यू निकालना है, कोई दिक्कत नहीं। पहले यहाँ 3 लिख लो और इसको क्या करो, 44 को 4 से भागा दोगे, टोटल कट जाएगा, इसलिए पावर में कितना 4 बनेगा। माइनस है, माइनस लिख लेंगे, इसका कितना 7 लिख लो। इसको जब 4 से भागा दोगे तो 36 कट जाएगा, बचेगा कितना 2। और फिर यहाँ 6 के पावर में कुछ भी हो तो हम जानते हैं कि सर 6 के पावर में कुछ भी हो 6 ही लिखते हैं। अब हल कर लो x का वैल्यू, यहाँ हल करो कितना होगा 1 होगा ना, इसको हल करोगे कितना 9 और इसको लिखोगे कितना 6, तो 6 और 1 कितना 7। क्या 7 में 9 घटेगा, तो नहीं। तो हम लोग अपने मन से उधार मांग सकते हैं, मांग लेंगे ना। यहाँ देखो 1 कहाँ से आया, तो 1 हमने क्या किया, उधार मांगा है ना, हमने क्या किया, उधार मांगा, क्योंकि अभी आप सीखे हो तो उधार मांग लिए। और 17 में से 9 को घटाएंगे तो मेरा क्या होगा, यहाँ पर 8 इज द राइट आंसर होगा। तो शायद आपको ये चीज़ें समझ में आने लगे होंगी और परीक्षा में इसी तरह का बेसिकली प्रश्न पूछता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। बिल्कुल उसी तरह का है, आप इसको हल कर सकते हो। तो आप काइंडली क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आप कमेंट्स में टाइप करके बताना, ठीक है। हम आपसे जवाब जानना चाहते हैं कि 10 का आंसर क्या है, और मुझे उम्मीद है कि आप इसको बिल्कुल सही बनाओगे और बना भी लोगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं आता हूँ, क्वेश्चन नंबर 11 पे। देखिए यहाँ आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह का प्रश्न है और आप इसको बनाए भी हो। कैसे बनाओगे, तो आप बहुत आसानी से हल कर सकते हो। कैसे, यहाँ देखो सबका बेस अलग है, पावर अलग है, बेस अलग है, पावर अलग है, और कहाँ तक है 9 तक। तो नॉर्मली वही कंसेप्ट है कि हम लोग एक का स्क्वायर कितना, तो बोलोगे 1, 2 का क्यूब कितना 8, 3 का पावर 4। तो आप जानते हो ना कि सर 3 के पावर में 4 है, इसको हल करने पर कितना आएगा 1 आएगा। 4 का पावर, अब देखो ये 5 है, इसको समझो, जब पावर 5 है तो निश्चित तौर पर इस पावर 5 को हम किससे भागा देंगे, इस पावर 5 को देंगे 4 से भागा, और बचेगा कितना 1। मतलब यहाँ पर बच जाएगा 4 के पावर में 1। यहाँ 5 के पावर में कुछ भी हो फर्क पड़ेगा, 5 ही होगा। 6 के पावर में कुछ भी हो फर्क पड़ेगा, तो जानते हैं कि 6 के पावर में कुछ भी रहता है तो बेस में इकाई अंक में 6 ही आता है। 7 के पावर में, इस 8 को जब 4 से भागा देंगे तो पूरी कट जाएगा। इसका मतलब 7 दी पावर 4। और यहाँ पर 9 को जब 4 से भागा देंगे तो 8 तो कट जाएगा, बचेगा कितना 1 रिमाइंडर। और 10 को जब 4 से भागा देंगे तो आप बोल सकते हो कि सर 8 तो कट जाएगा, यानी बचेगा कितना 2 रिमाइंडर। अब आप इसको हल कर सकते थे इजीली, यहाँ पर 1, यहाँ पर 8, 1 + 4 + 5 + 6, और इसको हल करोगे तो 1, इसको 8 और इसको कितना 1। अब आप हल कर लो। कैसे, 1 और 8 कितना 9, 9 1 10, 10 4 14, 4, और 14 में 5 जोड़ोगे तो 19, 19 में 6 जोड़ोगे तो 25, 25 में 1 जोड़ोगे तो कितना 26, और 26 में 8 जोड़ोगे तो 34, और 34 में 1 जोड़ोगे तो कितना 35 का कितना 5 इज द राइट आंसर होगा। तो आप बहुत आसानी से इसे बना सकते हो, कहीं से कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन को आप लोग क्वेश्चन देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, बहुत ही जानदार
और दमदार क्वेश्चन है, अच्छे अच्छे बच्चों से तो ये नहीं बनेगा क्वेश्चन। इसमें देखो आपको निकालना है इकाई अंक। अभी बोलोगे कि सर अभी तक मैंने भागा वाला तो प्रश्न देखा ही नहीं था जिसके नीचे में भी कुछ अंक हो, तो यहाँ देखो आप इसको कैसे बनाओगे। आप सोचोगे ना तो आपको ये क्वेश्चन देख के ही डर लग जाएगा, लेकिन रियलिटी में बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। छोटा सा बुद्धि लगाओगे, कंसेप्ट दिमाग को फॉलो करोगे तो बना सकते हो। कैसे? देखो, अगर किसी तरह से नीचे का अंक ही अगर हम खत्म कर दें, किसी तरह से सिर्फ ऊपर में ही कुछ अंक बचे इस टर्म में a इंटू बी इंटू सी, तो ये बनाना और हल करना मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो उसके लिए हम लोग एक छोटा सा कंसेप्ट यहाँ अप्लाई करेंगे। कैसे? क्या 12 को 3 इंटू 4 और इसके पावर में 55 लिख सकते हैं? तो आप कहोगे हाँ सर। और नीचे में कितना है? 3 दी पावर 11। उसी प्रकार 8 को क्या 2 का क्यूब और उसके पावर में 48 लिख सकते हैं? तो बोलोगे हाँ सर, 2 का जब हम क्यूब करते हैं तो 8 ही तो आता है। और नीचे में उसी प्रकार 16 को 2 दी पावर 4 और उसके पावर में 18 लिख सकते हैं? तो बोलोगे हाँ सर, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 2 के पावर 4 करने पर 16 ही तो आता है। अब देखो, आप जैसे ही इसको हल करोगे तो आप बोल सकते हो कि सर यहाँ पर बिल्कुल देखिए सर क्या हुआ कि 3 के पावर में 4 है, सॉरी 3 इंटू 4 है और दोनों के पावर में क्या है 55। तो इसको हम लोग अलग अलग भी लिख सकते थे कि 3 के पावर में 55 इंटू 4 के पावर में 55 और बटे में नीचे में कितना था? तो 3 के पावर में मेरा 11 था। उसी प्रकार इधर जो प्रश्न बन गया 8 के पावर में, सॉरी 2 के टर्म में लाया ना, तो 2 के पावर में इन दोनों को गुना करोगे तो बोलोगे सर 144 बनेगा। और नीचे में इन दोनों को गुना करोगे 4 और 18 को, तो 2 के पावर में 72 बन जाएगा। अब आप एक रूल पढ़े हो, क्या रूल पढ़े हो कि सर जब a के पावर में b हो, है ना, और फिर यहाँ a के पावर में c हो और बीच में भागा का चिन्ह हो, तो रियलिटी में क्या होता है? दोनों का कॉमन बेस हो जाता है और पावर से पावर क्या होता है? घट जाता है। तो उसी कंसेप्ट को यहाँ देखो, यहाँ 3 के पावर में 55 है और नीचे में 3 के पावर में 11 है, और ये क्या, ये दोनों भागा यानी डिवाइड के रूल में है? तो बोलोगे हाँ सर है। और अगर है तो हम लोग लिख सकते थे 3 के पावर में 55 में 11 को घटा लेते तो बचता कितना? 44। आप 55 में 11 को घटाओ तो 55 में 55 में 10 जाएगा तो 45 फिर 1 जाएगा, इतना। और यहाँ क्या बचा? 4 के पावर में 55। उसी प्रकार आप 144 में 72 को जब घटाओगे, क्योंकि दोनों का देखो कॉमन बेस है, तो आपका 2 के पावर में बचेगा कितना? 72। तो देखो क्या प्रश्न इस टर्म में आ गया? तो बिल्कुल आ गया। अब बोलोगे सर इसको तो मैं हल कर ही सकता हूँ, अब तो मुझसे बिल्कुल बन जाएगा। कैसे? तो हम लोग लिखेंगे, इसको 4 से भागा देंगे तो बनेगा कितना? 3 के पावर में 4, क्योंकि 4 से 44 कट जाएगा और जब भी कटता है तो पावर 4 लिखते हैं। उसी प्रकार इसको जब 4 से भागा देंगे तो बचेगा कितना? 3, तो 4 के पावर में 3, और इसको जब 4 से भागा देंगे तो पूरा पूरी कट जाएगा तो 4। अब आप इसको हल कर सकते थे कि 3 के पावर में 4 का वैल्यू कितना? 1। 4 का क्यूब कितना होगा? तो 4 हो जाएगा। और 2 के पावर में 4 कितना होगा? 6 हो जाएगा। और सबको गुना करोगे तो कितना होगा? तो आप बोल सकते हो कि सर 4 इज द क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न बहुत अच्छा लगा होगा और आप इसको अब जाके समझ गए होगे। आगे इसी तरह का और भी प्रश्न आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है और मुझे उम्मीद है कि आप इसको बिल्कुल बना सकते हो, है ना। कैसे बना सकते हो? तो बोलोगे कि सर ये तो बहुत आसान है, 1 के पावर में कुछ भी है तो आपका कितना होना है? तो आप बोलोगे 1 ही होगा। और यहाँ भी 1 के पावर में है तो क्या होगा? 1 ही होगा। यहाँ 6 के पावर में कुछ भी है तो 6 ही होगा। यहाँ 5 के पावर में कुछ भी है तो कितना होगा? 5 ही होगा। और यहाँ 6 के पावर में 4 है तो कितना होना है? सॉरी यहाँ माइनस है, ध्यान रखना। यहाँ 6 के पावर में है कुछ भी तो 6 ही होगा। लास्ट में बच गया कितना? 9। अब इसी को तो हल करना है। आप इजीली हल कर सकते थे। कैसे? तो आप बोल सकते हो कि 1 1 2 है ना, और 2 में कितना जोड़ दोगे? 5। तो 2 में 5 जोड़ोगे 7, और 7 में 9 जोड़ोगे तो 7 में 9 जोड़ लो कितना होगा? तो आपका कितना हो जाएगा? बोलोगे कितना? तो आप बोलोगे 16 हो जाएगा ना। और 16 में इधर कितना? माइनस वाले को एक साथ, तो 16 - 12, यानी मेरा आंसर, राइट आंसर कितना होगा?
तो 4 इज़ द राइट आंसर। तो शायद आपको ये आसान लगा होगा, कहीं से इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बहुत आसानी से बना सकते हो। बोलोगे कि सर यहाँ पर बेस में कितना है 3 है, और इसको जब देंगे तो 4 से पूरा पूरी कट जाएगा, यानी 4 ही तो लिखना है। इनटू में 8 है, चलो 8 लिख दिए। इसको दो 4 से भागा तो 56 कट जाएगा, यानी 1, ठीक है। 4 का 4 लिखा जाएगा, और 13 को जब 4 से भागा दोगे तो बचेगा 1। 7 का 7 लिखा जाएगा, और इसको जब दोगे तो पूरा पूरी कट जाएगा, इसलिए पावर में कितना आना है 4 आना है। फिर इसका कितना लिखोगे 4, और इसका कितना लिखोगे 8, तो यहाँ पे 4 यहाँ पे 8। अब आप जहाँ पर देखो हल है, मतलब नॉर्मल डिजिट है वो तो ऐसे ही रह जाएगा, लेकिन पावर है तो उसको हल कर लो। 3 के पावर में 4 का 1, यहाँ पर इसका कितना 8, फिर 4 के पावर 1 4, और फिर 7 के पावर 4 है तो आप कर लोगे 1 होता है। याद करो 1 3 7 9 के पावर में 4 रहने पर 1, 2 4 6 8 के पावर में 4 रहने पर 6 होता है। प्लस कितना 4 और प्लस कितना 8। अब देखो थोड़ा सा इसमें हौच-पौच क्या है कि बीच में कहीं पे गुना है। कहाँ पे गुना? एक मैंने देखो यहाँ गड़बड़ भी सेट कर दिया है। 4 के पावर में 1 तो लिखा और यहाँ पर गुना था, ध्यान देना। तो इस चीज़ों को आप क्लियर रखना कि जहाँ पर गुना है वहाँ पर गुना ही रहने देंगे, और जहाँ पे जोड़ है वहाँ पे जोड़ ही रहने देंगे। तो यहाँ पर आपका क्या था, आपका मल्टीपल था। अब आप हल कर सकते हो, इन दोनों को करोगे तो कितना आएगा 8, बीच में प्लस है। इन दोनों को हल करोगे कितना 4 प्लस 4 प्लस 8। अब आप हल कर सकते हो 8 4 12, 12 4 16, और 16 4 कितना 16 8, 16 और 8, 8 4 12, 12 4 16, और 16 और 8 है, ये 8 है, तो 16 8 कितना 24, 24 का कितना हो जाएगा 4 मेरा सही आंसर होगा। तो आसानी से प्रश्न एग्जामिनेशन में इसी तरह का पूछता है, जिसमें कभी प्लस कभी माइनस कभी मल्टीपल इस तरह से डाल देता है, ताकि बच्चे हड़बड़ी में गड़बड़ कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा, बहुत शानदार, वेरी गुड, एकदम आप इसको बना सकते हो। बनाओ जल्दी से। कैसे बनाओगे? देखो कुछ भी तो नहीं है, आप क्या करोगे, नीचे में 100 है तो पहले जो डिजिट कट सकता था उसको काट लेंगे, बिल्कुल। और आप देखो, आप पढ़े हो कि सर 0 का फॉर्मेशन होता कैसे है, तो 0 का फॉर्मेशन 5 को 2 से गुना करने से होता है। तो आप खोजो क्या प्रश्न में 5 और 2 नहीं है, तो है, तो अगला 0 भी मेरा क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। और जैसे ही दोनों का 0 नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्वेश्चन में 1 इंटू 3 इंटू 4, है ना। और कितना बचेगा इंटू में 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू कितना 9, यही तो बचेगा। अब क्या इसको हल नहीं कर सकते हो? तो बिल्कुल कर सकते हैं सर। 3 को 4 से गुना करेंगे 12 का 2, 2 को 6 से गुना करेंगे तो 12 का फिर 2, और 2 को 7 से गुना करेंगे 14 का, 14 का 4, और 4 को 8 से गुना करेंगे तो 32 का 2, और 2 को 9 से गुना करेंगे, ठीक है, तो आपका कितना 9 दूनी 18। तो इसका यहाँ पर आपका राइट आंसर कितना होगा, 18 इज द राइट आंसर होगा। तो देखो कितना आसान था, बस देखने में ही डरावना लगेगा, लेकिन आप जब इसको बनाओगे तो धीरे धीरे आपको चीजें समझ में आने लगेंगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो बहुत आसान, बहुत इजी, फैक्टोरियल बेस्ड क्वेश्चन है। आप टाइप पढ़े हो, फैक्टोरियल बेस्ड क्या पढ़े हो, आप पढ़े हो, याद अगर आपका होगा कि जैसे ही 4 फैक्टोरियल के बाद, देखो 4 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और उसी प्रकार हम लोग लिख सकते थे 3 फैक्टोरियल को क्या, तो 3 इंटू 2 इंटू 1, उसी प्रकार 2 फैक्टोरियल को 2 इंटू 1, और 1 फैक्टोरियल को 1। लेकिन अगर कहीं 5 फैक्टोरियल लिखेंगे तो 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने कितना 1। आप देखो जैसे ही 5 फैक्टोरियल आता है, कहने का मतलब जैसे ही 4 फैक्टोरियल से बड़ा अगर आता है तो आप उन दोनों को गुना करोगे 5 में 4 को, तो क्या आ जाएगा 0। तो अगर आप बोल सकते हो कि 4 फैक्टोरियल के बाद अगर बेस में ही सर अगर 0 आ गया तो 0 के बाद, अब देखो 6 फैक्टोरियल में भी क्या ये नहीं आएगा, तो बिल्कुल आ जाएगा 5 इंटू 4। 7 फैक्टोरियल में नहीं आएगा तो बिल्कुल आ जाएगा, 100 फैक्टोरियल में भी आ जाएगा 5 इंटू 4। तो आप कह सकते हो कि 4 फैक्टोरियल से आगे कितनी भी बड़ी संख्या हो उसका इकाई अंक कितना होता है 0। तो इसमें हमको हल कहाँ से कहाँ तक करना है, बेसिकली यहाँ से यहाँ तक। तो इसके
बेस को पहले निकालो, 1 फैक्टोरियल को अभी आप बोलो कितना, बेस होगा 1, और पावर में भी 1 फैक्टोरियल है तो इसका पावर कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा। उसी प्रकार 2 फैक्टोरियल का कितना आता है, तो 2 फैक्टोरियल को हल कर दो, बेस कितना आएगा 2, और पावर भी कितना हो जाएगा 2 ही फैक्टोरियल है। उसी प्रकार 3 फैक्टोरियल का जब हल करोगे तो बेस में कितना आएगा 6, लेकिन पावर भी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। और जब 4 फैक्टोरियल को आप हल करोगे तो हल कर लो, कितना आता है 4 गुने 3 12, 12 दूनी 24, 24 का कितना आता है, तो 24 का 4 आता है। तो यहाँ पर इसका बेस कितना होगा 4। और मैंने आपको पढ़ाया है कि 3 फैक्टोरियल से अगर बड़ा फैक्टोरियल हो, यहाँ 4 फैक्टोरियल जो कि 3 फैक्टोरियल से बड़ा है, तो जब भी 3 फैक्टोरियल से बड़ा होता है तो वैसे कंडीशन में पावर में 4 ही लिखते हैं। ठीक है, अब हल कर लेंगे। 1 प्लस कितना, इसको 4, 6 के पावर में कुछ भी हो 6, 4 के पावर में 4 हो 6, हल कर लेंगे। 6 6 12, 12 4 16, 16 कितना 17 का आप कह सकते हो कि 7 इज द राइट आंसर होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अगर फैक्टोरियल का कंसेप्ट आता होगा या फिर पिछले वीडियो को आपने देखा होगा तो आप ये बहुत आसानी से बना सकते थे। ओके, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न के तरफ। और नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17। मुझे उम्मीद है कि ये एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन है तो आप इसको बना सकते हो। तो आपका कमेंट बॉक्स में आपको क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर करना है और क्वेश्चन नंबर 17 का। 2 प्रश्न मैंने आपको दिया है, आप इन दोनों को हल करोगे और मुझे उम्मीद है कि ये तो आप इजीली बना ही सकते हो, है ना। ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, एकदम बिल्कुल देखने में डरावना और ख़तरनाक टाइप का, लेकिन रियलिटी में ये प्रश्न में आपको पेन भी उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा वक्त देता हूँ, आप इसको सोचो कि कैसे बनाओगे। आपको यहाँ भी निकालना क्या है, कहीं अंक ही निकालना है, तो सोचो कि कैसे हम इसको बना सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप में से बहुत सारे बच्चे इसको जब बनाओगे ना तो कुछ बुद्धि लगा दोगे इस तरीके के कि सर बहुत तो आसान है, इन दोनों को गुना कर देते हैं तो 2d पावर कितना 12 हो जाएगा, यहाँ 3d पावर कितना 20 हो जाएगा, यहाँ 4 के पावर में कितना 30 हो जाएगा। तो नहीं, ये आपका बिल्कुल इस तरह से आप में से जो भी बच्चे सोच रहे हो वो बिल्कुल गलत है। क्यों? उसका रीजन देखो, एक रूल होता है कि जब a के पावर b और इसके पावर c होता है और कहीं पर a के पावर b और ब्रैकेट हो इसके पावर c होता है, तो दोनों जो होता है वो एक दूसरे के इक्वल नहीं होता है। कैसे? अगर कहीं हमने लिखा 2 के पावर 3 और ब्रैकेट दे दिया इसके पावर में 2, और कहीं लिख दिया 2 के पावर 3 और इसका कितना 2, यहाँ ब्रैकेट नहीं दिया, तो आप इसको जब हल करोगे ना तो नॉर्मली यहाँ पावर गुना हो जाएगा, यानी 2 के पावर कितना 6, और इसको हल करेंगे तो मेरा आंसर कितना होगा, तो आप बोल सकते हो कि मेरा आंसर जो है वो 64 हो जाएगा। लेकिन जब इसको हल करोगे तो यहाँ क्या होता है कि आपको बेस को अंक को पहले सोचना होगा कि वो नहीं है, तो सोचो कि ये 3 का स्क्वायर है और 3 का स्क्वायर कितना होगा, तो 3 का जो स्क्वायर होगा वो कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो 3 का स्क्वायर जो है यहाँ पर आप सोचोगे तो बोलोगे कि सर 3 का स्क्वायर है मतलब कि 9 हो जाएगा। ओफो, देखो मिट गया। क्या था क्वेश्चन, 2 के पावर में q, तो आप सोचोगे कि 3 का स्क्वायर हो जाएगा यानी 2 का कितना पावर में 9 हो जाएगा। अब इसको जब हल करोगे तो हल करने पर आपका जो है हल कर लोगे तो फिर देखोगे कि 500 आपका 12 आ जाएगा, है ना। तो आपका दोनों का वैल्यू ज़मीन आसमान का फ़र्क हो जाएगा। तो आप में से जो बच्चे ऐसे सोच रहे थे ये तो बिल्कुल गलत है। तो कैसे इसको हम बनाएंगे, आप सोचो जल्दी से, तब तक मैं इसको क्लीन कर लेता हूँ, आप बताना कि कैसे यहाँ पर होगा। देखो नॉर्मल सा चीज़ है, आप नॉर्मली बताओ कि जीरो का फॉर्मेशन होता कैसे है, तो बोलते हो ना कि सर जितनी बार 5 को हम लोग जितनी बार 5 को 2 से गुना करते हैं, मतलब इन दोनों का पेयर अगर हो जाए मल्टीपल में तो लास्ट में जीरो का फॉर्मेशन होता है। और देखो बिल्कुल उसी तरह से यहाँ क्या है, बेस में 5 है और यहाँ क्या है, बेस में 4 है, तो क्या 4 × 5 को आप गुना करोगे तो बेस में क्या जीरो नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। और देखो इस जीरो के इधर भी कुछ अंक है मल्टीपल में और इधर भी कुछ अंक मल्टीपल में, तो आप पढ़े हो ना कि सर जीरो के मल्टीपल में अगर दुनिया का कोई भी अंक रहे तो मेरा आंसर क्या होगा, जीरो ही हो जाएगा।
अतः इस प्रश्न में विशेष बुद्धि लगाने का कोई जरूरत नहीं था, सिर्फ कंसेप्ट को देखो। प्रश्न पूछने वाला यही करता है कि आपके पास कंसेप्ट है कि नहीं, तो कंसेप्ट अगर होता तो सोचते कि 5 × 4 करके 0 आ जाएगा, यानी बेस में 0 जैसे ही आएगा तो यहाँ पर मेरा क्या होगा, 0 इज द राइट आंसर, यानी इस प्रश्न का उत्तर कितना होगा, 0 हो जाएगा। बाकी आप जब करोगे तो बहुत खासा लंबा खासा चला जाएगा। आप पहले बेस को इसको हल करोगे, फिर पावर को हल करोगे तो बहुत लंबा जाएगा, तो आपको वैसे बिल्कुल भी नहीं सोचना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि 110 तक की सभी विषम अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या का मतलब क्या, प्राइम नंबर, ठीक ना। ठीक है, 110 तक की सभी अभाज्य संख्या को गुना किया जाए, मल्टीपल में करना है। ठीक है, यानी ऐसे करना है P1 × P2, P से प्राइम नंबर लिख लिए, ऐसे करना है, कहाँ तक, सबको गुना करना है। ठीक है, 110 तक गुना करना है। और जब गुना करते हैं तो इस प्रकार गुणनफल का इकाई अंक कितना होगा, तो इस प्रकार के गुणनफल का इकाई अंक आपको निकालना है। ठीक है, तो आप सोचो कि 110 तक की सभी विषम अभाज्य, एक चीज यहां पर ध्यान देना कि अभाज्य में भी क्या कह रहा था, विषम, मतलब कि ऑड नंबर। तो देखो जब भी हम लोग प्राइम नंबर के बारे में सोचते हैं तो हम लोग जानते हैं कि दुनिया का इकलौता केवल एक 2 यही एक प्राइम नंबर है। देखो प्राइम नंबर, कुछ बच्चों से मैं पूछता हूं क्लासेस में कि अभाज्य संख्या कहते किसको, तो बोल देते हैं कि सर जो 2 से नहीं कटता हो। ठीक है, इस तरीके से बोल देते हैं, या कुछ बच्चे कुछ और भी डिफिनेशन, बहुत सारा अलग अलग डिफिनेशन होता है। लेकिन जब भी अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर का डिफिनेशन पूछे तो आप ऐसे बोलो कि वैसी संख्या जिसका केवल 2 भाजक हो, मतलब 2 ही डिवीजन हो, केवल दो और 2 दोनों में फर्क है। जिस प्रकार फिनिश और कंप्लीट में फर्क है, जैसे मैं एक छोटा सा मजाक में एक शब्द लिखता हूं, मैंने एक बार बच्चों से पूछा कि बताओ कि फिनिश और कंप्लीट में क्या फर्क था। ठीक है, तो बच्चे बताए कि कुछ बच्चे को जो मन में आ रहा था वो बताते चले जा रहे थे। तो मैंने कहा कि देखो कुछ नहीं, बेसिक सा फर्क है, दोनों में फर्क क्या है, मजाक में बता रहा था, इसको पढ़ाई से मत लेना। मैं बता रहा था बच्चों को कि अगर एक लड़की के लाइफ में अगर एक बहुत अच्छा लड़का आ जाए, मतलब उसका लाइफ क्या है, कंप्लीट है। लेकिन अगर एक लड़का के लाइफ में एक लड़की आ जाए, मतलब समझो कि उसका लाइफ फिनिश है ना। तो बिल्कुल उसी प्रकार एक शब्द होता है केवल, मैं केवल रसगुल्ला खाऊंगा, और उसमें भी उजला, मतलब मैं केवल उजला ही खाऊंगा, काला मिलेगा तो मैं नहीं खाऊंगा। और मैं अगर मैं कहता हूं कि मैं रसगुल्ला खाऊंगा उजला वाला, तो काला मिलेगा तो पॉसिबिलिटी है कि वहां मैं खा लूंगा, उसको छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि रसगुल्ला की बात है और मिठाई जो होता है बहुत टेस्टी होता है ना। तो वही चीज़ है यहाँ पर, केवल वनली इकलौता एक 2 ऐसी संख्या है अभाज्य संख्या जो आपका क्या होता है, इवन नंबर होता है। इसके बाद दुनिया में जितनी भी प्राइम नंबर है वो सभी क्या होती है, विषम संख्या होती है, ऑड नंबर होती है। तो यहाँ अगर विषम प्राइम नंबर कह रहा है, इसका मतलब हम सोचेंगे कि जो भी संख्या होगी वो 2 से तो नहीं शुरू होगी, और कहाँ से, 3 से शुरू होगा, और 3 के बाद आपका कितना, 5, 7, इस तरह से सो एंड सो कहाँ तक जाना है, आगे 110 के पहले जो भी होता है वो। तो आप जानते हो कि अगर 2 इकलौता एक इवन नंबर है, उसके बाद जितना भी प्राइम नंबर है वो सब क्या है, विषम। तो इसके बीच में देखो क्या आ गया, 5। और आपने पढ़ा है कि अगर 5 को हम लोग विषम संख्या यानी अगर ऑड नंबर से गुना करते हैं तो इसको गुना करके ऑलवेज आंसर कितना आता है, इकाई अंक में, तो इकाई अंक में 5 ही आता है। ये मैंने आपको शुरू में ही पढ़ाया था कंसेप्ट में ही। तो इसका मतलब इस प्रश्न का उत्तर कितना होगा, 5। तो हम बोल सकते हैं कि इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 5। मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं कि सीधे अभाज्य देखते हैं 110 तक तो 0 रंग के चले आते हैं, जो कि गलत है। तो इस प्रकार यहाँ पर जो है टोटल 19 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, और मुझे उम्मीद है कि आपको जो है ये क्वेश्चन आज का बहुत अच्छा लगा होगा। तो काइंडली अगर आपको ये पूरा सेशन अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, और अगर जो प्रश्न मैंने पूछा है उसके जवाब को कमेंट्स करें, और साथ ही अगर अच्छा लगा पढ़ाई तो चैनल को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फ़ायदा मिले। ओके, थैंक यू। चलते हैं नेक्स्ट सेशन में, फिर मिलेंगे।